नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जनभावना टाइम्स में और बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना व्यस्त टाइम है उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार सर, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का जो फ़ायदा है वो हमारे दर्शक भी उठा पाएँ। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो जन्मभूमि रही है वो राजस्थान है, आपकी कर्मभूमि नोएडा बन गई, आपने शिक्षा दिल्ली से हासिल की है, ये संयोग कैसे बन गया? देखिए, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरी बुआ जी, मेरे सभी लोगों की 26 वर्ष हम लोग कानपुर में रहे, उत्तर प्रदेश कानपुर में रहे। और उसके बाद पिताजी उनको किसी कारण दिल्ली आना पड़ा, वो शिक्षक थे। मेरा जन्म राजस्थान के अलवर ज़िले में हुआ, वहाँ मैंने 8वीं क्लास तक की शिक्षा वहाँ प्राप्त करी। ननिहाल हरियाणा में थी। MBBS मैंने दिल्ली से किया, सफदरजंग हॉस्पिटल से MBBS किया, आगे की पढ़ाई भी वहीं से करी। और उसके बाद मेरी कर्मभूमि के रूप में नोएडा था, जहाँ मैं 1 नवंबर 1982 को आया था। ससुराल के रूप में मुझे अर्धांगिनी मिली डॉक्टर उमा शर्मा, जो वाराणसी से हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह का अनुभव सभी लोगों से एक आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन और मेरे चिकित्सा जीवन का बड़ा हिस्सा यहीं गुजरा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने चिकित्सा जीवन में भी और अपने राजनीतिक जीवन में भी मुझे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। मैं क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से एक सामान्य शिक्षक का और किसान के बेटे को यहां तक पहुंचने का अवसर मिला। और बहुत छोटी सी पूंजी मुझे मिली थी 39 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था, लेकिन शिक्षक पिताजी थे, उनके दिए हुए संस्कार, उनकी दी हुई वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, आज उन्हीं के कारण मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। सर, पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद भी आपने राजनीति की नब्ज़ कैसे पकड़ ली? देखिए, ये सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ, बहुत लोग भी मुझसे पूछते हैं। मैंने अपने चिकित्सा पेशे को 25 वर्षों तक आनंद प्राप्त किया, एंजॉय किया एक एज ए डॉक्टर। उसके बाद सवाल ये था कि मेरे सामने सवाल आया कि ये सीट खाली हुई, रिज़र्व थी, फिर उसके बाद जनरल सीट हुई। तो मुझसे उस वक्त के नेताओं ने उस वक्त कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो मैंने ये सोचकर कि शायद राजनीति मेरा कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचकर कि राजनीति के माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम किया जा सकता है। चिकित्सा सेवा का दायरा छोटा है, राजनीति के माध्यम से कुछ बड़ा काम भी किया जा सकता है। मैं खुशी हूँ कि उस राजनीति के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र के लोगों का कुछ कर्ज उतारा। और उस कर्ज उतारने का काम जो मैंने किया, उस कर्ज उतारने में ही मैंने ये जो विषय मेरे सामने आया कि 50,000 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट मैं अपनी इस कर्मभूमि की माटी में ला पाया, जिसमें जेवर एयरपोर्ट 12,000 करोड़ की लागत से खुर्जा में 1380 मेगावाट का पावर प्लांट, कल्चरल सेंटर ग्रेटर नोएडा में नोएडा हैबिटेट सेंटर, मयूर विहार से लेकर के जो चिल्ला रेगढ़ तक हाईवे, एक एलिवेटेड रोड और मेट्रो का जाल से लेकर जो बहुत कुछ काम हुए इस क्षेत्र में। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे क्षेत्र की जनता ने उनका कर्ज उतारने का मौका दिया। बिल्कुल सर, ये जितने भी नोएडा में डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसका सेहरा आपके सर पे ही बनता है, लेकिन ट्विन टावर डेमोलिशन को आप किस तरह से देखते हैं? आम लोगों पर और ख़ास तौर से जो घर के ख़रीदार हैं उन पर किस तरह का इसका प्रभाव, किस तरह का मैसेज आता है? देखिए, ये सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। और उसमें कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका अक्षरशः पालन किया गया। बहुत बारी सवाल आता था, ये टावर जिन भी परिस्थितियों में बनी, जिनकी गलती रही, जिनकी चूक रही, कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्या इसे बचना चाहिए, क्या इसे गिरना नहीं देना चाहिए? लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा संदेश उन लोगों में गया कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति अगर कानून में कहीं पालन नहीं हुआ है तो उसका हश्र, उसका अंत यही होगा। साथ ही सर, हमने देखा कि नोएडा में एक महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, उसमें आपने कठोरता दिखाई और उसके बावजूद जिस तरह का यहाँ पर मैसेज गया है समाज में, कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं उनको एक कड़ा संदेश मिला है। साथ ही साथ आपकी कठोरता की वजह से ही पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव नज़र आई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था, पुलिस का, शासन प्रशासन का रोल है।
मेरे सामने ये विषय जिस वक्त आया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और जो कुछ उनकी अपेक्षा मुझ पर थी, मैं नहीं कहना चाहता कि उस पर मैं खरा उतरा या नहीं, लेकिन मैंने दोनों बार जब ये विषय मेरे सामने आया तो मैं वहाँ गया, उनके लोगों का दर्द समझा। बाकी पुलिस का काम था कि क्या करना है, किस पर धारा कौन सी लगानी है, कौन सा एक्ट लगाना है, कितना इनाम घोषित करना है, नहीं करना, ये ना तो मेरा विषय है। वहाँ कोई अनाधिकृत निर्माण था या नहीं था, ये प्रशासन और पुलिस का विषय है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ से अपने क्षेत्रवासियों, जिनकी वजह से मैं आज सांसद हूँ, जिनकी वजह से मैं मंत्री बना, मैंने अपना धर्म और फ़र्ज समझकर वहाँ गया। सर, राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद भी आपने डॉक्टरी से मुंह नहीं मोड़ा है। ऐसे में क्या आपको भी कभी वक्त मिलता है, मौका मिलता है लोगों का स्वयं इलाज करने का? देखिए नहीं, मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से, जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, ये जिम्मेदारी, मेरी पत्नी स्वयं एक डॉक्टर है, मेरा बेटा भी एक डॉक्टर है, बेटे की मेरी डॉटर इन लॉ वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी बेटी भी आई सर्जन है, सन इन लॉ भी न्यूरो सर्जन है। पिछले 10 वर्षों से जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया हूँ, मैं चिकित्सा पेशे से अपने आप को मैंने अलग कर लिया है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हालांकि विरोधी जो है लगातार निशाना ज़रूर साधते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी और योगी की जोड़ी कानून व्यवस्था के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति, सुरक्षा के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और उसी के तहत जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता ने दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया और दोबारा मौका दिया है। पहली बार लगभग पिछले 30 वर्षों में कोई सरकार दोबारा अपने कार्य के बेस पर रिपीट होकर आई है। सर, आखिरी सवाल, 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो पूरी ताकत थी विपक्ष के नाम की, पूरी ताकत इस बार के विधानसभा चुनाव में लग चुकी थी। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, मायावती जी लगभग चुनाव नहीं के बराबर लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे युवा नेता ने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, हर्ष आपने देखा। तो मैं समझता हूँ विपक्ष और पक्ष कहीं बीच की जो दीवार है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है। विपक्ष के नाम पर जो एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष स्वयं अपने बोझ तले ही दबता जा रहा है और अपना प्रभावी ढंग से जो होना चाहिए, जो सिद्ध होना चाहिए, विपक्ष वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। तो इसलिए एक ही पक्ष है, मोदी पक्ष, योगी पक्ष, बीजेपी पक्ष। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया।